हेलो एवरीवन, सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी आईक्यू बीपीएससी पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चे यहां पर सबसे पहले तो ये बता दूं कि 71st बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और अब 72 बीपीएससी का एग्जाम है सामने। 71st बीपीएससी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ स्टडी आईक्यू बीपीएससी खड़ा है। अगर आपको अपने मेंस के लिए कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम सभी स्टडी आईक्यू बीपीएससी के लोग या फैकल्टीज हो या कोई भी टीम का मेंबर हो, आपके लिए हेल्प के लिए तैयार है। दूसरी चीज, अगर किसी बच्चे ने हमारे यहां कोर्स में इनरोल हुआ था और इस प्लान में हुआ था कि अगर उसका प्रीलिम क्वालिफाई होता है तो एक चीज कमिटमेंट किया गया था कि उनके फिर रिफंड हो जाएंगे, तो वो आप अपना एडमिट कार्ड भेज सकते हैं और फिर आपका फ्री रिफंड भी हो जाएगा और हमारे मेंस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री भी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 72 बीपीएससी तो अब आने वाला है, लेकिन 71st बीपीएससी जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया उनकी अब रणनीति क्या होगी, आज उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 72 बीपीएससी जिनको देना है, बिल्कुल निराश ना हो, आपके लिए भी अभी मौके हैं ढेर सारे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमारा रणनीति क्या हो, कि हम क्या करें और कैसे करें। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्योंकि यहां पर मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी कमीशन जब रिजल्ट आउट करता है मेंस के, तो मेंस के प्रीलिम के रिजल्ट आउट करने के 3 से 4 महीने के अंदर आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो यानी कि अब आपके पास है केवल 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने, इससे ज्यादा नहीं। अब इस 5-6 महीने में आपकी रणनीति क्या होगी, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन डिस्कस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, सबसे पहले होता है सिलेबस। जो हमारा पाठ्यक्रम है, इस सिलेबस को डिकोड करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें मेन रोल किसका होता है भाई? तो मेन रोल हमारे जीएस के पेपर का होता है। यहां पर जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर सेकंड, यहां पर सेकंड। आज हम लोग इन दो पर डिस्कस करने वाले हैं, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। अब जब हम इस पर डिस्कस करेंगे, इन जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड पे डिस्कस करेंगे, तो यहां पर देखिए जीएस में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मैं स्पेशली अगर बात करूं तो मैं आप लोग से डीआईवाई पे थोड़ा सा कम डिस्कस करूंगा, लेकिन जो आपके आर्ट के सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इनका रोल क्या होता है। अमूमन देखा गया है बिहार के एग्जामिनेशन में कि बच्चे क्या करते हैं कि जीएस सेकंड को लेकर काफी परेशान रहते हैं, जीएस सेकंड के पेपर को लेकर काफी परेशान रहते हैं और फर्स्ट में वो कॉन्फिडेंट में रहते हैं इसमें तो कर ही ले जाएंगे। बट जब फाइनली देखा जाता है कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई कि उनका जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने में क्या दिखा? रिजल्ट आने में दिखा ये कि जीएस पेपर सेकंड तो अच्छा कर गए, लेकिन फर्स्ट पेपर में उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए जिस हिसाब से सोच रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्ट्रेटेजी आपकी होनी कि आप जीएस को, जो जीएस का फर्स्ट और सेकंड पेपर है ना, अच्छे से एनालिसिस करिए। कम से कम आपका 5 से लेकर 7 साल का पेपर, 5 से लेकर 7 साल के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करिए कि इसमें किस टॉपिक से और किस तरह के क्वेश्चन। आप देखेंगे कि हर साल दर साल बीपीएससी का अप्रोच बदलता रहा है। जब आप पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा, हर साल बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का अप्रोच बदलता रहा है। और कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट टाइम के ट्रेंडिंग में देखोगे तो बीपीएससी क्या करता है, हर क्वेश्चन चाहे वो जीएस फर्स्ट का हो या जीएस सेकंड का हो, कहीं ना कहीं यहां पर बिहार के अप्रोच को सब यहां पे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की बात करो, या आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं,
इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या फिर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके बिहार का अप्रोच आपके साथ इंक्लूडेड होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आप अपने पेपर को डिकोड करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तब तो पहली यानी कि पहली रणनीति यही है हमारी, हमें अपने 10 साल का 5 से 7 साल का पेपर, 10 साल का नहीं 5 से 7 साल का पेपर पूरी तरह से कंप्लीटली एनालिसिस में लेके आना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि जीएस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछता है यहां पर, तो नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछते हुए क्या करता है, बिहार से अप्रोच जोड़ देता है। और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन ऐसा कॉमन रहा है, जैसे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन रहा है कि जो हर बार या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब भी हम क्वेश्चन यहां पे करते हैं, तो एक चीज याद रखना आप लोग कि जैसे देखते हैं कि पेपर में, अगर हम लोग पेपर की बात करते हैं, तो इस पेपर में क्या दिखाई देता है हमारा? ये दिखाई देता है कि इस पेपर में हम देखते हैं कि 2 सेक्शन बनते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, और फिर बनता है सेकंड सेक्शन जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन बनता है। यहां पर क्वेश्चन क्या होता है, 2 कैटेगरी के पूछे जाते हैं। एक हो जाता है कौन सा? एक हो जाता है 7 मार्क्स के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन। और यहां पर आते हैं कितने? 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी तो आ गई। ये चीज जब आपको समझ में आएगा, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना अगला प्लान करेंगे। जब ये चीजें जान जाओगे, तो अब जब मैंने सिलेबस क्यों कहा पढ़ने के लिए, अब आपको ये चीजें कुछ निकल कर आ गई कि यहां पर चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन, हिस्ट्री की बात करें, चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछता है। आपको ये पता है कि चंपारण सत्याग्रह के साथ साथ क्या करता है कि यहां पर आप देखोगे इधर कुछ एग्जामिनेशन से एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारे टॉपिक, तो इसलिए पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम कंप्लीट अपना सिलेबस यहां पर डिकोड करें। उस सिलेबस को पढ़िए, जो आपके कमीशन ने आपको सिलेबस दिया है उसको बकायदे आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप जो आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं उन्हें देखना स्टार्ट करिए। तो पहली स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है आपको? अब अगले स्ट्रेटेजी के प्लान में हम चलें, तो हमारा होगा क्या? टाइम, यहां पे फ्रेम प्लान, यहां पे टाइम फ्रेम प्लान की बात करते हैं। अब आपके पास क्या है? मैंने बताया कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। एक 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एक 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और एक 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जब तक आप पहले से इसे टाइम फ्रेम नहीं करोगे कि हमें किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, तब तक आप एग्जामिनेशन में, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी, आप एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाओगे। तो यहां पर आपको क्या करना होगा? सटीक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हम 7 नंबर के क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो हमें कितना टाइम इस पर देना है। हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो कितना पेज लिखना है या कितना टाइम देना है। 38 मार्क्स का लिख रहे हैं, तो कितना पेज या कितना टाइम देना है। ये आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले से कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब 7 मार्क्स, जनरली तौर पर यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर जो ये दोनों क्वेश्चन होते हैं, इसको हम लोग कितना लिखते हैं? तो 1 पेज में लिखिए, ठीक है। प्लस यहां पर कर दीजिए आप, मैक्सिमम अगर जाइए तो सेकंड पेज का कितना? 1/3, ठीक है। 1/3 तक यहां पर क्या करना है? ये आपका कंप्लीट, ये आपका इससे ज्यादा का नहीं। देखो टाइम फ्रेम आप मिनट के बार बार घड़ी नहीं देखोगे, लेकिन अगर आपने, देखो ये भी एक अच्छा मतलब आपको तरीका बता रहा हूं, आप बार बार घड़ी देखोगे, अरे 5 मिनट हो गया, अरे 7 मिनट हो गया, नहीं टाइम है भाई, उतना टाइम लॉस क्यों करें। हमारे माइंड में सेटअप है कि हम क्या करना है, हमको 7 और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को
1 पेज या 1.5 पेज मैक्सिमम, 1.5 पेज मैक्सिमम हमें लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। और जब 38 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर आपका 1 पेज, 2 पेज, यहां पर याद रखिएगा 1 पेज प्लस 2 पेज प्लस आपका 3 पेज और प्लस आपका 4 पेज। बहुत है, बहुत ज्यादा हो जाए तो आप 5th पेज पे आ सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर लंबा टॉपिक है तो। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप पेज कितना भर रहे हो, आप सोचो कि लॉन्ग क्वेश्चन है पेज भर के आएंगे नंबर में, नहीं। इंपॉर्टेंट ये है आप कितना कंटेंट जो दे रहे हो ना वो कितना सॉलिड दे रहे हो। मतलब आपको मैं बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप 3 पेज से 4 पेज लिख कर आओ, मैक्सिमम 3 से 4, लेकिन टू द पॉइंट लिख कर आओ। देखो कैसे नहीं नंबर मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन टू द पॉइंट। उसे घुमाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को आप घुमाइए मत, ठीक है। तो एग्जामिनर को आपको घुमाने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें हैं ना, ये जितनी भी ये सारी स्ट्रेटेजी है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं अपने क्लासेस में। यहां पर देख लो, सीधा सीधा मैं बता देता हूं, यहां पर देखो ये है स्टडी आईक्यू, और स्टडी आईक्यू अपने क्लासेस में हम खुद बता रहे हैं, हम लोग अपने क्लासेस में जो हमारा यहां पर उन्नति बैच है ना, इस उन्नति बैच में ये सारी चीजें हम एक एक बारीकी की चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है इसमें, तो हम एक एक चीज आपको सिखाएंगे, मतलब कहीं से भी आप बैक पे ना आ पाए, ठीक है। तो यहां से आप ये सारी चीजें यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी, आप यहां से बिल्कुल इस चीजों को देख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आप बिल्कुल ये सारी चीजें स्टेट पीसीएस यहां पर आप जाएंगे, और बिहार में जब जाएंगे तो ये उन्नति बैच आपको यहां से दिखेगा। यहां पर एक एक चीज, ये पूरी हमारी जो स्टडी आईक्यू बीपीएससी की टीम है, ये टीम है, ये सभी के सभी आपको क्या करेंगे, ये सारी चीजें होता हुआ दिखाएंगे, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं, तो यहां पर बच्चे मैक्सिमम ये क्या होता है, ये मैक्सिमम पेज होता है, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम नहीं। विथ मैप फ्लोचार्ट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड ये पूरा का पूरा प्लान है, याद रखिएगा। अब टाइम फ्रेम मैंने कहा ना कि यहां पर टाइम फ्रेम आप इसी के अकॉर्डिंग बनाओ। अब आप अपनी स्पीड बनाओ, आप बार बार घड़ी नहीं देख सकते, तो अपनी स्पीड बनाइए कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में 3 से 4 पेज तक जाते जाते अपने क्वेश्चन को एंड करना है। इसी में हमारा इंट्रोडक्शन आना है, इसी में हमारा मेन पार्ट आना है, इसी में हमारा क्या आना है, कंक्लूजन भी लिखना है, इसी में हमें मैप भी यूज करना है, इसी में अगर डिमांड ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मैप भी यूज करना है, और इसी क्वेश्चन में हमें फ्लो चार्ट भी यूज करना है। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। फ्लो चार्ट बिल्कुल इजी होता है बनाना, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार की भूमिका क्या रही, तो अब उनके लीडर्स का फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। भूमिका में क्या क्या दिखा देते हैं, वुमेन का रोल दिखाओ, ठीक है, यूथ का रोल दिखाइए, ठीक है, किसानों की भूमिका दिखाइए। ऐसे क्या करोगे, फ्लो चार्ट। मतलब फ्लो चार्ट बनाने का एक टेक्निक होता है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर आप कर पाओगे। तो इस तरह से एक टाइम फ्रेम प्लान बनाना होगा आपको कि हमें कितने देर में और कितने पेज में, क्योंकि देखो टाइम अगर आप बनाओगे कि मैं चलो भाई मैं एक इस क्वेश्चन पे 10 मिनट दूंगा, अगर इस तरह का प्लान, ये पुराना सिस्टम हो गया, इस तरह का प्लान करके चलोगे, बार बार घड़ी देखोगे, अरे कितना हुआ भाई 5 मिनट, अच्छा ठीक है अभी 5 मिनट लिख रहे हो, अरे कितना हुआ 9 मिनट हो गया, अरे अब क्या करें, छोड़ दे क्वेश्चन को, नहीं। पेज दिमाग आपके सामने रहेगा, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पेज सामने पड़ा हुआ है, लिखना स्टार्ट करिए। जैसे ही 1.5 तक पहुंचे, दैट्स ऑल। मतलब आपके दिमाग में पहले से ही सेटअप है कि डेढ़ पेज में जाकर हमारा क्वेश्चन ये क्या होना है, कंप्लीट हो जाना है। तो इस तरह से हम टाइम बचा भी सकते हैं, याद रखिएगा। इस मेथड का यूज करके हम टाइम भी अपना बचा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिए है
यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है अपने मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, वो है कंटेंट, ठीक है, राइटिंग और यहां पे सक्सेस फार्मूला। दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेंस में बेटर नंबर लाने हैं, अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए, सबसे बेहतर चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, जो आपका कंटेंट है, कंटेंट पर आपकी कमांड होनी चाहिए। लिखोगे क्या? अगर इतनी बड़ी कहानी है और उसे समराइज करके लिखना है, तो यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज, आपको कहानी पता होनी चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको कहानी को समराइज करना भी आना चाहिए। तो यहां पे दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि हमें कहानी याद है कि नहीं, और उस कहानी को हम समराइज कर पाते हैं कि नहीं। लाइक आपको कहा जाए कि आपको इंडियन मानसून, भारतीय मानसून का मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, भारत में आगमन पर आपको क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया। अब जब इंडियन क्लाइमेट आप पढ़ोगे, तो इंडियन क्लाइमेट में कहीं ना कहीं आपको क्या करना, अगर आप सब कुछ बनाते हुए क्या करें, एक सिंपल सा अगर आप मैप दे दें यहां पर, और ये बताएं कि कैसे आपका क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर से कैसे आपकी क्या होती हैं, ये शुष्क हवाएं चलती हैं, तो ये क्या करती हैं, आपके इंडियन ओशियन से ये मॉइस्चर उठाती हैं, और फिर यहां पर केरला में टकराकर मानसून की फर्स्ट रेनफॉल करते हुए दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। आप ऐसे मैप बना के दिखाओ ना, आप लिखो भी, यहीं पर आप फेरल का लॉ बताओ, यहीं पे कोरियालिस फोर्स लिखो, कैसे नहीं नंबर मिलेगा। अब बताओ कि छोटा नागपुर पठार से लेकर कहां तक, राजस्थान तक इंडिया में मई जून के महीने में क्या होता है, एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। लो प्रेशर बेल्ट यहां पर क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसके कारण इन हवाओं को खींचता है। आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 यहां पर बताना है, तो यहां पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के आप प्लेसेस बताओ ना, कि यहां पर दिल्ली था, दिल्ली, यहां पे दिखाओ मेरठ जहां से क्रांति की शुरुआत हुई, यहां पर दिखाओ बिहार का जगदीशपुर दिखाओ जहां पे क्रांति का, यहां कानपुर दिखाओ, आप यहां पर झांसी दिखाओ, आप ऐसे दिखाओ, कैसे नहीं आपको मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे आप यहां पर, यानी कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीटली तैयार होना चाहिए, यानी किसी भी टॉपिक का कंटेंट आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब उसे समराइज कर पाओगे। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, 3 घंटे मूवी देखकर आते हैं, लेकिन जब उससे स्टोरी पूछी जाती है आपसे, तो आप कितना इजी वे में उसे समराइज करके 5 से 10 मिनट में बता देते हैं। तो जैसे पिक्चर देखते हो ना, 3 घंटे की पिक्चर देखा और आपने उसे 5 मिनट में समराइज कर दिया, ठीक उसी तरह की स्किल यहां पर भी डेवलप करनी होगी, तब जाकर आपको समराइज करना आएगा। समराइज करना कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग आपको दिखाएंगे, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। राइटिंग, राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग क्या होना चाहिए, तो यहां पर राइटिंग स्किल आपकी, अब जैसे एक आदमी लिखा, ऐसे लिखा राम, एक आदमी लिख रहा है कि राम कैसे लिख रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा, राम ऐसे लिखा एक आदमी ने राम, और एक आदमी राम लिख रहा है, तो एक आदमी कैसे लिख रहा है, तो एक आदमी इस तरह से मान लीजिए लिख दिया। यहां पर भाई मेरी राइटिंग खराब नहीं हो पा रही है, मान लीजिए ये राम ऐसे लिख रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखो, आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जब एग्जामिनर के साथ आपकी कॉपी आपकी जब एग्जामिनर के सामने जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी हैंड राइटिंग, क्योंकि पहला इंप्रेशन वही आपकी हैंड राइटिंग है। तो हैंड राइटिंग बिल्कुल आपकी क्या होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब देखकर थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा हो, और साथ साथ में आप उसको क्लियरली पढ़ सकें, ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो हैंड राइटिंग का काफी इंपॉर्टेंट रूल यहां पर हो जाता है। बिल्कुल सभी लोग को यहां पर गुड इवनिंग है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। तो हैंड राइटिंग यहां पर याद रखिएगा, तो ये हैंड राइटिंग हो जाती है। और
तीसरी चीज, अब मैं आप लोग को यहां पर एक चीज और बता देता हूं यहां पर कि तीसरी चीज क्या है। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर एक चीज और यहां पे रखना चाहूंगा आप लोग का, कि जो जीएस का पेपर है अपना, उसका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या हो। अगली वीडियो में मैं आप लोग को जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पॉलिटी को लेकर क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स को लेकर क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले यहां पर हमने आपको सारी चीजें बता दूं। अगर यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उन्नति, यानी कि अगर आप 72 बीपीएससी मेंस के लिए अगर अपने आप को बिल्कुल यहां पर प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो यहां पर बेस्ट हमारा क्या है, हमारा 71st बीपीएससी का यहां पर उन्नति बैच है। ये मेंस प्रोग्राम का बैच है हमारा, जिसमें डेली टॉपिक वाइज यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी कराया जाता है कि कैसे क्वेश्चन आया, किस तरह से लिखने का अप्रोच होना चाहिए, नए क्वेश्चन को हम किस अप्रोच पर लिखेंगे, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर मैं लिखते समय जो सबसे लिखने में जो सबसे डायनेमिक पार्ट होता है, उस पर भी हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं। कैसे आप नेशनल मूवमेंट को बिहार से जोड़कर लिखेंगे, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो ये कंप्लीट एक ऐसा प्रोग्राम है ना, जिसमें क्या होता है कि आपको मतलब आपके लिखने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, चीजों को समराइज करना, चीजों को कनेक्ट करना, कहां पे मैप यूज करना है, कहां पे फ्लो चार्ट यूज करना है, सारे स्किल यहां पर आपको कंप्लीटली सिखाए जाते हैं। साथ साथ बिहार स्पेशल को आपको कैसे इंक्लूड करना है, यह भी यहां पे बताया जाता है। तो बीपीएससी, जिनको भी 71st बीपीएससी देना है, उनके लिए सबसे बेस्ट हमारा ये बैच है। अगर आप कोई क्वेरी चाहते हो तो यहां पे नीचे दिए नंबर पर आप कभी भी 24x7 कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस चाहते हैं, जैसे लाइक मेरे अंडर में अगर आप अपने मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो करना कुछ नहीं है आपको, बस आपको क्या करना है, डीएस लाइव कोड का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, बैच में एडमिशन लेंगे, मेरी मेंटरशिप आपके साथ लग जाएगी और फिर हम देखो मेंस आसान है निकालना, बशर्ते आपके पास सटीक गाइडेंस और साथ साथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी हो, तो हम मेंस इजी वे में निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारा 71st बीपीएससी का उन्नति बैच है ये, और नेक्स्ट सीरीज में मैं जीएस के दोनों पेपर पे क्या हो, हिस्ट्री को लेकर स्ट्रेटेजी क्या हो, पॉलिटी को लेकर क्या, इकोनॉमिक्स क्या, जनरल साइंस, लिखने का अप्रोच क्या हो, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।